नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आधा दिन पूरी खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ हुई है। 6 नक्सली ढेर हुए हैं। सभी नक्सलियों पर 27 लाख रुपए का इनाम भी घोषित। मारे गए सभी नक्सलियों की पहचान भी हो गई। बस्तर आईजी सुंदरराज ने प्रेस वार्ता कर इसकी पूरी जानकारी दी है। तो अब जंगल में गिने चुने नक्सली नेता बचे हैं, ये जानकारी आईजी की ओर से दी गई। साथ ही कहा नक्सलियों के पास सरेंडर ही एक आखिरी रास्ता बचा हुआ है। सरेंडर नहीं किया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहे नक्सली। साफ तौर पर खुली चेतावनी आईजी की ओर से नक्सलियों को दी गई। तो देखिए बड़ी जानकारी, नेशनल पार्क इलाके में मुठभेड़ हुई थी जिसमें 6 नक्सली ढेर किए गए थे और अब इन मारे गए नक्सलियों की पहचान भी कर ली गई है। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर आईजी सुंदरराज ने दी है और साथ ही साथ बताया कि इन सभी नक्सलियों पर 27 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। और इसके अलावा इस प्रेस वार्ता के जरिए एक बार फिर से नक्सलियों को चेतावनी दो टूक कहा है आईजी ने, या तो सरेंडर कीजिए और अगर सरेंडर नहीं करेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी रहिए। तो कहीं ना कहीं उन्हीं बातों को आईजी आज दोहराते नजर आए जिन बातों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर कहा था और साफ तौर पर कहा था कि नक्सलियों के पास केवल 2 ऑप्शन है, या तो वो गोली खाएं या तो वो हथियार छोड़े। और इसी बातों को आत्मसात करते हुए लगातार जो बस्तर के जवान है वो काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की पुनर्वास नीति से भी जो नक्सली हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और वापस मुख्यधारा में लौट रहे हैं। तो ऑप्शन कुछ दिया नहीं गया है, केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको हथियार छोड़ना पड़ेगा या तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो देखिए अब जो नेशनल पार्क में मुठभेड़ हुई है उसमें 6 लोग मारे गए थे जिसकी पहचान कर ली गई है और इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए पी सुंदरराज नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने इसी प्रेस वार्ता के जरिए नक्सलियों को चेतावनी भी दे दी। सुरक्षा बल द्वारा पुलिस द्वारा अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 20 महीने में लगभग 450 माओवादी कैडर डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थे। उसमें खासतौर पर यदि हम जिला बीजापुर की बात करेगा, जो अकेला जो जिला बीजापुर में विगत 20 महीने में 202 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई। हमारा मेन जो ऑपरेशनल थिएटर जिला बीजापुर और जिला नारायणपुर का बुजुमान एरिया है, जहां पर माओवादी उधर के जो भौगोलिक परिस्थिति को अन्य जितना भी सर्कमस्टेंस को का लाभ उठाकर अपना एक आधार क्षेत्र के रूप में, अपने एक हाइडआउट के रूप में इसको लगातार इस्तेमाल करते आ रहे थे। दक्षिण सब जोनल इलाका में वेस्ट बस्तर, साउथ बस्तर, इन क्षेत्रों में जो माओवादी संगठन का कुछ गिने चुने कैडर्स है, कुछ सीमित एरिया में अभी भी हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने के लिए किसी न किसी प्रकार का साजिश को रचने के लिए उनको उपस्थिति का सूचना पुलिस के पास लगातार प्राप्त हो रहा है। और एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी है। दिल्ली से बड़ी जानकारी, शराब घोटाला मामला जिसमें चैतन्य बघेल को राहत तो नहीं मिली लेकिन अब उनकी संपत्ति जो है वो कुर्क कर दी गई है। ईडी रायपुर ने शराब घोटाले में पीएमएलए के तहत ये संपत्ति जो है वो कुर्क की है। चैतन्य बघेल की लगभग 61 करोड़ 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी गई है, जिसमें चल अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। संपत्तियों में 384 प्लाट और बैंक बैलेंस शामिल है। तो देखिए एक बार फिर से बड़ी मुश्किलें बढ़ती नजर आई है चैतन्य बघेल की और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नजर भी आए और कहा भी कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी सरकार करती नजर आ रही है। लेकिन देखिए राहत तो नहीं मिला और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर, शराब घोटाले मामले में भूपेश बघेल का भी नाम है और उनके बेटे को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। संपत्ति कुर्क कर दी गई है। लगभग 61 करोड़ की जो संपत्ति है वो कुर्क कर दी गई है। नवा रायपुर की सड़कों पर इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ सड़कों पर अब वाहनों के साथ किसानों की मेहनत भी नजर आ रही है। दरअसल किसान अपने धान को सुखाने के लिए सड़कों का सहारा ले रहे हैं। घरों या खेतों में जगह की कमी के कारण ये सड़कें अब उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। किसान सुबह से शाम तक धान फैलाकर सुखाते हैं और फिर उसे खरीदी केंद्रों तक लेकर चले जाते हैं।
हालांकि रात के समय रोशनी न होने से उन्हें धान वहीं छोड़ना भी पड़ता है, जिससे नुकसान या चोरी का भी डर बना रहता है। इसके बावजूद भी किसान कहते हैं कि दिन के उजालों में यही सड़कें उनकी सबसे बड़ी मददगार हैं। नए रायपुर को लेकर लोगों के मन में कई प्रकार की बातें हैं। डेवलपमेंट यहाँ पर हो जरूर रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में आने से अब भी लोग कतराते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में सन्नाटा पसर जाने वाली सड़क की कहानी हम आपको बताएंगे कि दिन के उजाले में ये किसानों के कितने काम आ रहा है। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये रेत जैसा जो दिख रहा है, ये रेत नहीं बल्कि ये धान है, और ये धान के साथ यहाँ के किसान हैं। अब जरा नजदीक से आप देखिए कि सोने जैसी ये जो धान है, इसे सुखाने के लिए नए रायपुर के सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन दिनों यहाँ चकाचक और चौड़ी सड़क आसपास के किसानों के बहुत काम आ रही है। खरीफ की धान फसल कटाई का सीजन इस समय चल रहा है। ऐसे में नवा रायपुर के बरौदा गांव में हम मौजूद हैं, जहां के किसान धान की फसल कटाई के बाद बोरों में भरकर यहां से ले जा रहे हैं। ये सड़क किसी वरदान से कम नहीं है, और लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो धान सुखा रहे हैं। अम्मा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। धान एतिया ना थोकी धान सुखाए बर उपयोग करे तो बढ़िया। हाँ, धान उठवाए बर तल्लाइन तो नहीं है, अंधेला रही थे। अच्छा हाँ, अच्छा, रात का अंधियार रही थे। अंधियार रही थे। रात शाम तक समेट डरत हो पूरा नहीं, ऐसने पड़े रहे थे, गरवा गाय खाते अंधियार में दिखे नहीं। बढ़िया काम आ रहा है सड़क धान सुखाने। हमारा नहीं आवत ना। अच्छा, अरे आते बोल बे रे रे अभी अपन बोरम भरत हो, कहाँ लेके जाओ? इला कहाँ लेक मुहे लेकबो? कहाँ धान खरीदी केंद्र? ता वो अभी खुलत नहीं हुआ। 15 तारीख ले खरीदबो कहा थे सरकार? वो अभी तो हड़ताल में कहा थे। अच्छा, का हड़ताल कर कौन जानी? तो कहाँ रखू? सुखाट डरे धान में कहाँ रखू? हिमें रही अभी ओकर खुलत ला, मंडी खुलत ला। बस एक पूछना चाहता हूँ, घर में धूप उप नहीं आत हुई तेखर से सड़क में सब लोग लूट ले ना, बारी बेरा कहाँ घर में कहीं नहीं थे, सुखो ना सड़क में। ठीक है, सरकार लूट ले। अच्छा, तो देखिए ये पूरा जो प्रोसेस है वो, और लास्ट में वो बोरी में आप जो देख रहे हैं आखिरी, ठीक है। तो इस तरीके से नए रायपुर की सड़क एक चकाचौंध सड़क, यानी कि यहाँ फिलहाल लोगों का ये भी कहना है कि रात में यहाँ पर लाइट नहीं होती, लेकिन दिन के उजाले में ये सड़क किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नए रायपुर की सड़कों पर ये जो धान बिखरे पड़े हैं, ये धान किसान भाई सुखा रहे हैं। सुखाने के बाद इन्हें मंडियों में बेचेंगे, क्योंकि घरों में धूप नहीं आने की वजह से धान में लगातार नमी आ रही थी, और ये जो सड़क है वो इनके लिए अभी वरदान बना हुआ है। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। इस बार धान खरीदी नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब ऊंचे किस्मों जैसे कि आरवी गोल्ड और HMT धान को कस्टम मिलिंग के लिए मिलरों को नहीं दिया जाएगा। कृपया किसान भाई जो हमारे दर्शक हैं वो बिल्कुल ध्यान दें, गौर फरमाएं इस खबर पर, क्योंकि इन धानों का डीओ नहीं कटेगा और संग्रहण भी अलग से किया जाएगा। सरकार ने इसके लिए सभी जिलों के उप पंजीयकों को निर्देश भी जारी किए हैं। पहले खरीदी केंद्रों में मिलर ऊंचे किस्म के धान लेने के लिए दबाव बनाते थे, जिससे गड़बड़ियां होती थी, लेकिन अब नई व्यवस्था से ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की तैयारी की गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से होने जा रही है। जहां पूरे प्रदेश में इसकी तैयारियां हो रही हैं, तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में धान खरीदी की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। जिले में धान बेचने के लिए 1,23,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। किसानों का धान खरीदने के लिए 129 उपार्जन केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी के लिए अब तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी 3 नवंबर से हड़ताल पर हैं और इस समितियों में ताला लटका हुआ है। सहकारी समिति के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से धान खरीदी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौके का जायजा लिया INH से हमारे संवाददाता मुकेश सिंह बैस ने। समर्थन मूल्य पर 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने वाली है, लेकिन जो है केंद्रों में तैयारियां नजर नहीं आ रही है। जांजगीर चांपा जिले की हम बात करें तो जिले में
29 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन केंद्रों में जो है किसी भी तरह की अभी तक तैयारी नहीं हो पाई है। हम अभी पेंड्री के सेवा सहकारी समिति में खड़े हुए हैं जहां धान खरीदी होती है। मैं दिखाना चाहूँगा इस केंद्र के हालात अभी क्या है। देख सकते हैं आप, जो सड़क है जहां पर से किसानों को आना है उसकी क्या हालात, क्या स्थिति है। पूरे जो है सड़क पर अभी तक काम नहीं हुआ है। इस मार्ग पर इसी में से चलकर किसान जो है धान बेचने आएंगे। इधर मैं दिखाना चाहूँगा फड़ चबूतरे जो हैं जहाँ पर धान रखे जाने हैं, वो जो है पिछले साल खरीदी के बाद से अभी तक उनमें कोई भी सफाई का काम नहीं हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो चबूतरे हैं उनके चारों ओर जो है पेड़ पौधे और घास फूस उग आए हैं। साथ ही ये सड़क जहाँ से किसान पहुँचेंगे धान लेकर, उसकी क्या स्थिति है, इस पर किसान किस तरह से चलकर धान खरीदी केंद्रों तक पहुँचेंगे। जांजगीर चांपा जिला जो है वो धान खरीदी के लिए बम्पर आवक के लिए जाना जाता है। यहाँ किसान जो है बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन करते हैं और इस बार भी 129 केंद्रों में धान बेचने के लिए 1,23,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। निर्धारित समय अनुसार 15 नवंबर से किसानों को धान खरीदी केंद्रों में पहुंचना है, लेकिन अभी जो हालात हैं उनसे ये नहीं लग रहा है कि 15 नवंबर को धान खरीदी शुरू हो पाएगी, और अगर शुरू भी होती है तो किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मुकेश सिंह बैस, INS 24/7, जांजगीर चांपा। अंबिकापुर में 22 करोड़ से ज्यादा की लागत से बन रही सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण के महज दूसरे दिन ही सड़कें उखड़ने लगी, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बनी सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोग उसे उखाड़कर घटिया निर्माण का सबूत भी दिखा रहे हैं। निगम इस मामले पर खामोशी है साधे हुए, वहीं स्थानीय जनता 22 करोड़ की लागत में भी गुणवत्ता न होने पर सवाल खड़ा कर रही है। देकर ये करोड़ों की लागत से ये सड़क जो निर्माण कराया जा रहा है उसमें मानक स्तर को एकदम हटा दिया गया है। एकदम घटिया निर्माण काम किया गया है। जो एस्टीमेट के आधार पे जो मटेरियल डालना था वो बिल्कुल ही नहीं डाला गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कल सड़क बनी है, देखिए हृदय स्थल है, यहाँ पे भाजपा कार्यालय है, और इतना खराब बना है कि आज ही उखड़ गया। मैं भी प्रतिदिन स्कूटी से, मेरे भी आने जाने का रास्ता है, और हम लोग विगत 1.5-2 साल से कांग्रेस के जमाने से अभी बरसात आ गई तो बीजेपी के शासनकाल में भी धूल और मिट्टी झेले हैं। तो इतना मान के चलिए कि सड़क को गुणवत्तापूर्वक ठेकेदार को बनाना होगा, उसमें कहीं भी कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी आम जनता जैसे चलती है ना, वैसे हम लोगों को भी चलना होता है। तो गुणवत्ता वास्तव में खराब थी और हमने इंजीनियर को निर्देश दिया तत्काल बुला के कि इस रोड को सुधारना पड़ेगा। और बात करते हैं उस जहरीले कफ सिरप की जिसने 22 मासूम बच्चों की जान ले ली है। इस मामले में गिरफ्तार शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को SIT ने 3 दिनों की रिमांड पर लिया है। अब पुलिस की टीम डॉक्टर सोनी से पूछताछ कर और साक्ष्य जुटाएगी। इधर 4 साल की अंबिका की मौत के मामले में गिरफ्तार आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक और फार्मासिस्ट को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। कुंडीपुरा थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि मेडिकल संचालक ने बिना डॉक्टर की पर्ची के कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बेचा था। पुलिस ने ड्रग टीम की रिपोर्ट के आधार पर छोटी बाजार के आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक अशोक मिश्रा और फार्मासिस्ट अनिल मिश्रा को आरोपी बनाया है। अब तक पूरे मामले में दोनों आरोपियों सहित 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के आधार पर इस मामले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप बनाने वाली श्रीसन कंपनी के मालिक रंगनाथन और केमिकल एनालिस्ट के माहेश्वरी को भी आरोपी बनाया गया है। कटनी के झिंझरी के दद्दा धाम में 5 दिन तक चल रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का समापन समारोह चर्चा में है। समारोह में बड़े बड़े अभिनेता और मंत्री शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भी शामिल हुए। INS से बातचीत में अभिनेता आशुतोष राणा ने कहा कि दद्दा हमारे गुरु हैं और उनकी सेवा सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि 36 साल से उन्हें दद्दा का आशीर्वाद मिल रहा है और यहां आने से लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती है। आशुतोष राणा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने तीर्थ क्षेत्र के विकास में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। के लिए परम सौभाग्य का विषय है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि परमात्मा जब साकार रूप में आते हैं तो वो गुरु हो जाते हैं, और गुरु जब निराकार होते हैं तो वो परमात्मा हो जाते हैं। तो हम सब के लिए परम आनंद का विषय है कि परम पूज्य गुरु
गुरुदेव भगवान दद्दा जी, उनके मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है और 9, 10, 11, 12, 13 नवंबर तक जो कटनी दद्दा धाम में जहाँ पे पूज्य दद्दा के अंतिम संस्कार भी हुआ था, वहीं पे उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये अब क्योंकि हम लोग संसारी लोग हैं तो हमको अपनी इन आंखों से देखने की आदत होती है और हमारा ये मानना है कि पूज्य दद्दा अब विग्रह रूप में विद्यमान है, यहाँ पर उपस्थित हैं और आपकी जो भी इच्छा हो, ये निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अकेले उनसे जुड़े हुए लोग नहीं, संसार में जिन भी लोगों, जिसके भी मन में किसी भी किस्म की कोई समस्या हो या किसी भी किस्म की चिंता हो और उससे समाधान ना सूझ रहा हो, तो ये मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से बोल सकता हूँ, क्योंकि 36 वर्ष परम पूज्य दद्दा का स्नेह, सानिध्य, उनका कृपा क्षेत्र मुझे प्राप्त हुआ। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और अनुभवजन्य सत्य है कि आप अपनी समस्याओं को परम पूज्य दद्दा के श्री चरणों में रखेंगे, उनके विग्रह के समक्ष रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आपकी समस्याओं के समाधान आपको तुरंत उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे। जी, आज ये बड़े आनंद का विषय है क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए, ये हम सब लोगों ने अपने किसी व्यक्ति को चुन के एक विशेष व्यक्ति बनाया होता है और जब प्रथम व्यक्ति मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाते हैं, और मैं मोहन यादव जी को देख के मुझे जो लगता है कि वो एक तो होता है सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर और एक होता है सीएम का मतलब कॉमन मैन, तो वो कॉमन मैन ज्यादा है और वो जितने कॉमन है इसलिए वो चीफ है। ये बड़े आनंद का विषय है कि पूज्य दद्दा के संपर्क में वो रहे हैं और उन्होंने पूज्य दद्दा से जुड़ी हुई अपनी तमाम स्मृतियां यहाँ पे बताई और इस जो दद्दा धाम बना हुआ है जो कि एक बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, तो इस तीर्थ क्षेत्र के लिए जितना भी शासन के द्वारा सहयोग हो सकता है, तो एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने उसका आश्वासन दिया और उसकी घोषणा भी की। रिटायर्ड सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। आरोपी संजय दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार पतासाजी कर रही है। बता दें कि मंगलवार को आरंग थाने में एक युवती ने पूर्व सहायक खाद्य अधिकारी के खिलाफ रेप का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। युवती के मुताबिक आरोपी ने उसे शादी का वादा किया और बाद में शादी से मुकर गया। थाना आरंग अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक संजय दुबे नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में खाद्य विभाग में अधिकारी था और उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कृत्य करता रहा। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संजय दुबे की पता तलाश की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। इधर नेमावर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार से काम बंद कर दिया है। इस बीच नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदों ने खुद हाथों में झाड़ू उठाकर सफाई अभियान शुरू किया है। अध्यक्ष ने कहा कि सफाई मित्रों की मांगे शासन स्तर की है और हमने उन्हें आगे भेज दिया है। हड़ताल किसी समस्या का समाधान नहीं है। नगर को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बलौदाबाजार जिले के पलारी थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान एक स्कूटी से 100 पौवा देशी शराब भी जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने बताया है कि यह शराब बलौदाबाजार की सरकारी देशी शराब दुकान से खरीदी गई थी, जिसे ऊंचे दाम पर बेचने के लिए अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस ने एक स्कूटी और शराब से भरा बैग भी जब्त किया है। बदनावर के ग्राम माकनी में कानन वन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सट्टा गिरोह का भांडाफोड़ किया है। टीम ने बुधवार शाम अवैध सट्टा चलाने वाले आरोपियों पर छापा मारा। कार्रवाई में मुख्य आरोपी रितेश भट्टा और उसके साथियों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहर में सटोरियों का जुलूस भी निकाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्राम पंचायत माकनी की उप सरपंच के पति हैं। पुलिस ने मौके से 53,390 रुपए, 22 सट्टे की डायरियां और 5 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और सट्टा गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश भी जारी है। पुलिस के द्वारा क्षेत्र में संचालित अवैध गतिविधियों में सम्मिलित सट्टा एवं जुआ के अगेंस्ट कार्रवाई की गई। हमारे आईजी महोदय और एसपी साहब जो है उनका स्पष्ट निर्देश है कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो क्षेत्र में संचालित नहीं होगी। इसी के तहत आज क्षेत्र के धार भाटा जो है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए NS 24/7 के साथ। नमस्कार।